पिछले टर्न पर हम लोग मौर्य कालीन इतिहास के स्रोत पर चर्चा कर रहे थे और मौर्य कालीन इतिहास के स्रोत के रूप में हम लोग साहित्यिक, पुरातात्विक और अभिलेखी सभी साक्ष्यों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मौर्य कालीन राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करने चल रहे हैं और सबसे पहले देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने लगभग 322 अथवा 321 से 298 अथवा 297 ईसा पूर्व के मध्य में शासन किया था। 322 या 21 से 298 अथवा 97 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। आप देखेंगे यहाँ की स्थिति क्या है कि 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और जिस समय पश्चिमोत्तर पे सिकंदर का आक्रमण हुआ है, इस समय पूरब में मगध में घननंद का शासन था और घननंद को अत्याचारी शासक के रूप में बताया गया है और कहा गया कि वो जनता से अत्यधिक कर वसूल कर रहा था और जनता उसके कर के भार से कराह रही थी। तो इस तरह से इस समय की स्थिति क्या रहेगी कि एक तरफ पश्चिमोत्तर भारत यूनानी आक्रमण से आक्रांत है और दूसरी तरफ पूरब में जनता जो है वो घननंद के अत्याचार पूर्ण शासन से त्रस्त है। ऐसी स्थिति में जनता की सामान्य आकांक्षा यही रहेगी कि कोई ऐसा नेता या नियोक्ता आए जो पश्चिमोत्तर से यूनानियों को खदेड़कर देश के स्वाभिमान की रक्षा करे, साथ ही घननंद के शासन का अंत कर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। मतलब एक सामान्य जनता की यही इच्छा रहेगी कि कोई नेता आए, यूनानियों को खदेड़ दे ताकि देश का स्वाभिमान बचा रहे और घननंद का भी अंत कर दे और जनता उसके अन्यायपूर्ण कर से बचे और पूरे देश पर एक केंद्रीय या सशक्त भारतीय राज्य की स्थापना करे। और जनता के इस आकांक्षा की पूर्ति शीघ्र ही चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग वही 322 या 321 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश की स्थापना कर जनता के इस आकांक्षा की पूर्ति की। लेकिन देखेंगे कि इस चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, वंश, जात, उसके आरंभिक जीवन, उसकी विजयों का क्रम, नाम, वंश, जात, आरंभिक जीवन, विजयों का क्रम, किसी भी बारे में कुछ भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं। जहां तक आप देखें कुछ भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। और देखेंगे जहां तक नाम की बात है, यूनानी स्रोतों में इसे सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया गया है। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया गया है। स्ट्रेबो
एरियन, ये सब यूनानी लेखक हैं। ये दोनों इसे सेंड्रोकोट्स, एरियन और प्लूटार्क इसे एंड्रोकोट्स कहकर संबोधित करते हैं। बहरहाल कभी ऐसा हो सकता है इतना क्लिष्ट करके पूछे कि कौन सेंड्रोकोट्स कहता, कौन एंड्रोकोट्स कहता। इतना केवल आपको ज्ञात रहे कि यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स। क्वेश्चन जनरली यहीं तक पूछे जाते हैं। फिरदौसी की रचना है शाहनामा। फिरदौसी से परिचित होंगे। फिरदौसी अफगानिस्तान के गजनी के शासक महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था और उसने फारसी भाषा में शाहनामा लिखी है। और उस शाहनामा में ईरान के सूरवीर पात्र अफरासियाब के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। और जब आप पढ़ते होंगे सल्तनत काल में इल्तुतमिश इसी अफरासियाब से अपना संबंध जोड़ता है, बलबन जोड़ता है। और इल्तुतमिश तो उस वंश का था। बलबन स्वयं कहता भी है कि चूंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, इसलिए किसी निम्न व्यक्ति को उच्च पद पर कैसे आसीन कर सकता हूं। तो वही जो फिरदौसी के शाहनामा का सूरवीर पात्र अफरासियाब है, उसी के वीरतापूर्ण कारनामों का उसमें उल्लेख है। और इस फिरदौसी की तुलना प्राचीन यूनानी विद्वान होमर से की जाती है। होमर प्राचीन यूनान का विद्वान था और उसने दो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे हैं, एक इलियड और दूसरा ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये दो होमर के द्वारा रचित महाकाव्य है, जो ट्राय या ट्रोजन, कोई उच्चारण कर सकते, त्राय या ट्राय या ट्रोजन के युद्ध से संबंधित है। इसी शाहनामा में चंद्रगुप्त मौर्य को कंद्र कहकर संबोधित किया गया। कंद्र कहकर संबोधित किया गया। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को चंद्रश्री, प्रियदर्शन, साथ ही बिरसल, कुलहीन आदि कहकर संबोधित किया गया है। चंद्रश्री, प्रियदर्शन, इसके अतिरिक्त बिरसल, कुलहीन कहकर चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। अब एक नाम देखेंगे आप विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स से परिचित होंगे। कहां पर पढ़ते हैं विलियम जोन्स को? विलियम जोन्स वही व्यक्ति है जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी। साथ ही कलकत्ता मदरसा स्थापित किया था। और यही दो ही चीज विलियम जोन्स के परीक्षा में पूछे जाते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वही विलियम जोन्स यहाँ है। और जो विलियम जोन्स है, इसी ने पहली बार यूनानी स्रोतों में उल्लिखित सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की। मतलब यूनानी स्रोतों में जो सेंड्रोकोट्स लिखा गया था, विलियम जोन्स ने बताया कि वास्तव सेंड्रोकोट्स और कोई नहीं, भारत का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे कि अब ये पहचान किया इसने
इस पहचान का महत्व क्या है? इस पहचान का महत्व यही है कि इससे भारतीय इतिहास की तिथियां निर्धारित हो गई। वास्तव में जो भारत का पहले का इतिहास है उसके बारे में तिथि वगैरह कुछ भी स्पष्ट नहीं। उधर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और सिकंदर के आक्रमण का बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य यूनानी स्रोतों में मिल जाता है। उसने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अब इधर पता चलेगा सिकंदर के मरने के कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जब यह पता चल जाएगा सेंड्रोकोर्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के कुछ ही समय बाद राज्य स्थापित किया। तो अब यहां से एक आधार मिल जाएगा और पीछे घटने के क्रम में इतिहास की तिथियां निर्धारित कर दी जाएंगी। तो विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान सेंड्रोकोर्स से की गई, वो पहचान भारतीय इतिहास के तिथि निर्धारण के क्रम में एक आधारशिला बन गई। अब आगे देखेंगे कि इसके वंश और जात के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है। सबसे पहले एक नाम आता है D.V. स्पूनर का। D.V. स्पूनर, यहां केवल स्पूनर लिखा गया है, ये D.V. स्पूनर। इन्होंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य पारसीक था, मतलब ईरानी था। चंद्रगुप्त मौर्य पारसीक था, मतलब ईरानी था। वास्तव में D.V. स्पूनर ने मौर्यकालीन भारत के कई स्थलों की खुदाई कराई और मौर्यों और ईरान के मध्य जो समानता देखी गई है, उस समानता के आधार पर D.V. स्पूनर ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य पारसीक अर्थात ईरानी था। आगे देखेंगे जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं सब लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य शुद्ध था, या ये कहे चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का व्यक्ति अर्थात शुद्ध था। विष्णु पुराण के 3 टीकाकार हैं। विष्णु पुराण के 3 प्रसिद्ध टीकाकार हैं, श्रीधर स्वामी, रत्नगर्भ और रत्नभिल। श्रीधर स्वामी, रत्नगर्भ एवं रत्नभिल। थोड़ा सा देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इधर नोट्स हमने नहीं प्रोवाइड किया है। अब यही मौर्य काल तक हम पढ़ाकर पीछे के टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। यहीं पर कुछ समय हम लोग रुक कर आगे अध्ययन करेंगे, मौर्य तक पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आरंभ से संबंधित टॉपिक का नोट्स देंगे पहले 1-2 दिन पहले, और फिर उसी समय तिथि दे दी जाएगी, आगे उस पर टेस्ट होगा, फिर आगे की टॉपिक का नोट्स, फिर उस पर टेस्ट होगा। तो यहाँ मौर्य अब शुरू किया गया, इसे पढ़ लिया जाए और थोड़ा तब तक नोट्स वगैरह मेंटेन हो जाए, तो टॉपिक वाइज हम नोट्स दे के उसका टेस्ट ले लेकर जब मौर्य तक पहुंच जाएंगे फिर मौर्य से आगे बढ़ा जाएगा। तो विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी, रत्नगर्भ, रत्नभिल ये सब कहते हैं कि ये नंद राजा की मुरा नामक दासी से उत्पन्न हुआ था। नंद शासक वही नंद राजा की मुरा नामक दासी से उत्पन्न हुआ था। मुद्रा राक्षस में भी इसे नंदराज का पुत्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी। और मुद्रा राक्षस के टीकाकार घुंडीराज ने अपनी टीका में, घुंडीराज ने
अपनी टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहकर, वही निम्न कुलीन शूद्र कहकर संबोधित किया है, शूद्र कहकर संबोधित किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सामान्यतया मोरों से संबंधित किया गया है। बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सामान्यतया मोरों से संबंधित किया गया है और इसे सामान्य कुल का बताते हुए क्षत्रिय माना गया। तो बौद्ध जैन ग्रंथों में इनका संबंध मोरों से जोड़ते हुए इन्हें सामान्य कुल का क्षत्रिय माना गया, मतलब क्षत्रिय कहा गया है। एक जैन ग्रंथ है परशिष्ट पर्वन। ऑनलाइन वाले टेंशन मत लिए, देखने में दिक्कत हो रही होगी, टोटल नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे। तो जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन में इसे मोर पालकों की पुत्री का पुत्र कहा गया। आप लोगों को दिख रहा होगा काम पर, मोर पालकों की पुत्री का पुत्र कहा गया। एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, और जब आप 6वीं सदी ईसा पूर्व के गणराज पढ़े रहे होंगे तो उसमें एक गणराज पढ़े रहे होंगे पिप्पल बन के मोरी। और जो महावंश है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध पिप्पल बन के मोरी या मोरी कुल से जोड़कर इसे क्षत्रिय बताया गया है। और साथ ही कहा गया है कि ये मौर्य नगर का राजकुमार था, और ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों में इसे मोरी या मोरी कुल से जोड़ते हुए कहा गया है कि इसका पिता सीमावर्ती युद्ध में मारा गया। इसके बाद इसकी मां इसे लेकर इसके मामा के घर, मतलब अपने मायके चली गई और वहीं पर मामा के घर इसका पालन पोषण हुआ। और यही अपने मामा के घर रहते हुए ये पशचारण कर रहा था। और पशचारण करते समय ये राज कीलम खेल रहा था। उसी दौरान मगध नरेश घननंद से अपमानित होकर खिन्न मन कौटिल्य वहीं से जा रहा था। और कौटिल्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम मतलब राजा वाला खेल, अगर गांवों से जुड़े होंगे तो आप लोग भी खेले होंगे, कोई राजा बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई सिपाही बनेगा, फिर सिपाही चोर को पकड़ के लाएंगे, राजा उसको दंड देगा। अब गांव का वातावरण है, जनरली कब खेलते हैं, अब यही सीजन है मई का सीजन। मई के सीजन में जब गेहूं की फसल कट जाती है तो मैदान साफ रहते हैं, बच्चों के स्कूल भी बंद रहते हैं। इस समय गांव के बच्चों की ड्यूटी भैंस चराने पे लगती, भैंस चराने पर ड्यूटी लगती है। क्या चीज? हाँ, धीरे धीरे समय के अनुसार सब बदल रहा। हम लोग तो पूरा मई भर जो है भैंस ही चराते थे। और फिर एक तो मैदान साफ है, तो इसलिए कहीं जहाँ पेड़ वगैरह है वहां सब इकट्ठा रहते थे, अपना जानवर दूर दूर तक चरते थे। अब उसी में अपना दुनिया भर का इसी तरह का खेल। अब कोई चोर पकड़ा गया है तो सजा क्या, आज जितनी बार भैंस कहीं दूर जाएगी तुम ही हाँक कर लाओगे। तो यही राजा वाला खेल रहा था। और जब कौटिल्य देखा इसको कि ये बिल्कुल योग्यता के साथ निर्णय कार्य कर रहा है, तो छुप कर इसका पूरा खेल देखा और इसमें राजकीय लक्षण देखकर इसके अभिभावक को, उसके मामा रहे हो या जो भी रहे,
1000 पर्ण, पर्ण में चांदी की मुद्रा देकर इसे खरीद लिया और फिर ले गया तक्षशिला। कौटिल्य तक्षशिला में ही शिक्षक था, तक्षशिला ले गया और उसे वहां पर शिक्षित दीक्षित किया। तो वही चीज यहां कहा गया है कि पिता जब सीमावर्ती युद्ध में मारा गया तो उसकी मां लेके मामा के यहां चली गई, पालन पोषण यही मामा के यहां हुआ और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य में राजसी लक्षण देखकर चाणक्य ने इसे खरीद लिया और तक्षशिला ले जाकर उसे प्रशिक्षित किया। अब ये क्वेश्चन एक यहां पे बनेगा, जिस समय पहली बार चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम, राजकीलम खेल खेल रहा था। बौद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस हिंदू ग्रंथ है, तो उसमें भी इसे निम्न बताया गया, वही बिरसल और कुलहीन, बिरसल और कुलहीन कहकर संबोधित किया गया। यूनानी विद्वान जस्टिन लिखता है कि साधारण कुल का था। जस्टिन लिखता है कि यह साधारण कुल का था, लेकिन साधारण कुल का होते हुए भी यह राजा बनने की महत्वाकांक्षा पाल रखा था। बौद्ध जैन ग्रंथों में इसका संबंध मयूर से जोड़ा गया। अशोक का जब लौरिया नंदगढ़ अभिलेख देखेंगे तो लौरिया नंदगढ़ अभिलेख के उपकंठ में मोरों अथवा राजहंसों को दिखाया गया और लौरिया नंदगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर मोर पक्षी होने की बात कही जाती है। एक विद्वान है गुणवेडल या वेडल, इसी आधार पर कहते हैं कि मोर मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। मोर मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश और बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसे नरेंद्र कुल संभव कहकर संबोधित किया गया। तो बहरहाल जो भी हम कुछ पढ़े उसमें जैन बौद्ध स्रोत कह रहे कि क्षत्रिय था, हिंदू स्रोत कह रहे शूद्र था, विदेशी स्रोत कह रहे सामान्य कुल का था। सामान्यतया यही लगता है कि यह किसी उच्च घराने से संबंधित नहीं था और इतना जनरली यही माना जाएगा कि यह सामान्य कुल से संबंधित था, सामान्य कुल से संबंधित था। यही माना जाएगा यह सामान्य सामान्यतः यही माना जाएगा कि ये जो है सामान्य कुल से जो है संबंधित है। अब इस तरह से वंश और जात पे हम लोग नाम वंश जात पे चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं प्रारंभिक जीवन। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी बहुत स्पष्ट कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथों से, मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथों से यही पता चलता है, जो उनमें कथाएं दी गई उससे यही पता चलता है कि चाणक्य जो घननंद से अपमानित होकर नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रण लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य में राजकीय लक्षण देखकर खरीद लिया, तक्षशिला ले गया और वहां पे उसे शिक्षित दीक्षित किया।
इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और चाणक्य की कूटनीति ने मिल करके जो है पश्चिमोत्तर से यूनानियों को भी खदेड़ा और साथ ही घननंद के अत्याचारपूर्ण शासन का भी अंत किया। तो इस तरह से भी एक ये चीज मिला हमको कि चाणक्य इसे तक्षशिला ले जाके पढ़ाया लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला से जुड़ा था, इसकी पुष्टि यूनानी स्रोतों से भी हो जाती है, यूनानी स्रोतों से हो जाती है। और आप देखेंगे कि प्लूटार्क एक यूनानी विद्वान है, इसने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य युवा अवस्था में सिकंदर से मिला था। प्लूटार्क ने लिखा है, ये कथन पूछा जाता है किसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य युवा अवस्था में सिकंदर से मिला था। इसी संदर्भ में जस्टिन ने लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, सामान्य कुल का होते हुए भी दैवी प्रेरणा से सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा पाल रखा था और उसकी स्पष्ट बाध्यता के कारण सिकंदर ने उसे कत्ल करने का आदेश दिया था। इसका मतलब सिकंदर के अभियान के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिला था, सिकंदर ने कत्ल करने का आदेश दिया था। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सिकंदर के अभियान के दौरान ये पश्चिमोत्तर में था और सिकंदर से मिला था। साथ ही जस्टिन आगे लिखेगा, अभी यहां कथन नहीं, आगे मिलेगा कि जस्टिन आगे लिखेगा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद ही भारत ने अपनी गर्दन से अधीनता का जुआ उतार फेंका और यूनानी क्षत्रपों को मौत के घाट उतार दिया। तो बहरहाल प्रारंभिक जीवन वही है कि पहले अब किसका पुत्र था, कहां से था, कुछ पता नहीं, लेकिन राजकीलम खेलते समय चाणक्य देखा, उसे खरीदा, तक्षशिला ले जाके वहां पढ़ाया लिखाया और तक्षशिला रहने के क्रम में सिकंदर से वो मिला था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान, और आप देखेंगे इसके विजयों का भी कोई क्रम स्पष्ट नहीं, मतलब ये नहीं पता चल रहा है क्लियर पूरी तरह से। इसने पहले पश्चिमोत्तर से यूनानियों को खदेड़ा या पहले मगध को विजित किया, माने केंद्र को विजित किया और फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित किया। जितने यूनानी स्रोत हैं उनसे पता चलता कि पहले इसने पश्चिमोत्तर को जीता, लेकिन जो जैन बौद्ध स्रोत है वो कहते पहले इसने मगध पर आक्रमण किया, लेकिन मगध पे आक्रमण करने पर वो असफल रहा और फिर वो पश्चिमोत्तर को जीता और सीमा क्षेत्र को जीतते हुए अंत में मगध को विजित किया। तो इस बारे में कोई कहानी सुनते होंगे, एक कहानी आई है कि जैन बौद्ध ग्रंथों में मिलेगी कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले मगध पर आक्रमण कर दिया। मगध पे आक्रमण मतलब नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और वो पराजित हो गया और वो पराजित होकर पाटलिपुत्र की गलियों में भाग रहा था। उसी समय एक बुढ़िया अपने पोते के लिए
थाली में खिचड़ी निकाल के रख कर पानी लेने अंदर चली गई और वो पोता जल्दी खाने के चक्कर में जलती खिचड़ी में हाथ डाल दी। और जब जलती खिचड़ी में हाथ डाला तब वो तेजी से चिल्लाया। बुढ़िया दौड़ कर आई, पोते को डांटते हुए बताई कि पहले किनारे किनारे से खाओ और जब बीच में ठंडा हो जाएगा तब खाना। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धि आई कि उसने गलत किया, सीधे केंद्र पर आक्रमण कर दिया। उसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना चाहिए, बाद में केंद्र पर अधिकार करना चाहिए। ये बौद्ध जैन ग्रंथों में आई कहानियां। तो बौद्ध जैन कह रहे पहले केंद्र पर आक्रमण किया, असफल हुआ, और फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतते हुए केंद्र को विजित किया। यूनानी स्रोतों से जो हमको निष्कर्ष मिल रहा है, इसने पश्चिमोत्तर पर पहले पश्चिमोत्तर को जीता, फिर मगध पर आक्रमण किया। तो कुल मिला के अब ये मान निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि पहले पश्चिमोत्तर को जीता, बाद में मगध पर माने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया, और फिर इसके बाद पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को विजित कर एक विशाल केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, मतलब चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ किया। अब देखेंगे कि जो भी यूनानी स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि ये पहले पश्चिमोत्तर को जीता। वैसे वास्तव में सिकंदर जब यहां से वापस गया तो स्वदेश नहीं पहुंच पाया था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो पश्चिमोत्तर में विद्रोह शुरू हो गए। पश्चिमोत्तर में जो है विद्रोह शुरू हो गए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अवसर का लाभ उठाया और पश्चिमोत्तर में विद्रोह हुए। जैसे गांधार क्षेत्र का क्षत्रप निकोबार था, उसको मार दिया गया। सिंध क्षेत्र के फिलिप को भी मार दिया गया, और इस अवसर का लाभ जो है आप उठा रहा चंद्रगुप्त मौर्य। और जनता की जो इस समय भावनाएं हैं उसका लाभ उठाते हुए फिर वही चीज, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, चाणक्य की कूटनीति ने मिलकर पंजाब और सिंध क्षेत्रों पर माने पश्चिमोत्तर पर अधिकार कर लिया। इस बात की पुष्टि जस्टिन के इस कथन से होती है, सिकंदर की मृत्यु के बाद ही भारत ने अपनी गर्दन से अधीनता का जुआ उतार फेंका और यूनानी क्षत्रपों को मौत के घाट उतार दिया। तो जस्टिन का ये जो कथन है ये भी बता रहा है कि ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहले विजय किया। इसका निष्कर्ष निकलेगा पश्चिमोत्तर में विजय किया। और फिर आगे वो लिखता है कि इस मुक्त का नियोक्ता सेंड्रो कोट था, माने चंद्रगुप्त मौर्य था, और फिर घननंद को जीता और फिर पूरे भारत पर अधिकार किया। इसी संदर्भ में प्लूटार्क लिखता है, इस संदर्भ में प्लूटार्क लिखता है कि नंदों की सेना की 3 गुनी सेना, और नंदों के पास 2 लाख की सेना थी। नंदों की सेना की 3 गुनी सेना अर्थात 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला, मतलब लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। जस्टिन कहता है कि सारा भारत उसके कब्जे में था। साथ ही जस्टिन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना थी। ये कथन याद रखिएगा, किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना थी, किसने कहा सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था, किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, किसने कहा है कि युवा अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था,
ये कथन सब पूछे जाते हैं। और अब आगे देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी कहा गया चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से माने भारत से का सम्राट बनाया। और साथ ही जब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया, तो इस समय चाणक्य ने हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक, नाम क्या पता नहीं, पर्वतक कहा गया माने पर्वतीय क्षेत्र का राजा, हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक से चंद्रगुप्त मौर्य का गठबंधन करवाया। इसका साक्ष्य जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन और हिंदू ग्रंथ मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस और प्रशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि मगध पे आक्रमण के पूर्व चाणक्य ने हिमालयी क्षेत्र के राजा पर्वतक और चंद्रगुप्त मौर्य में संधि कराया था। अब यहां पूरी संधि नहीं है, आप जानेंगे संधि करवाया था कि दोनों मिलकर मगध को विजित करेंगे और फिर पश्चिमोत्तर का क्षेत्र पर्वतक ले लेगा, मगध का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य माने आधा आधा साम्राज्य बांट लेंगे। लेकिन जब मगध पे अधिकार हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य सशक्त हो गया और पर्वतक को कोई हिस्सा नहीं दिया गया, उसे सीधे खदेड़ दिया गया। आगे देखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, मिलिंद पन्हों से पता चलता है कि जब घननंद से माने मगध से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हो रहा था, उस समय नंद की सेना में नंदों की सेना का सेनापति भद्रसाल अथवा भट्टसाल था, भद्रसाल या भट्टसाल था और अब ये तो वही चीज जो पहले बताए कि जैन बौद्ध ग्रंथ बता रहे हैं कि पहले केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, असफल हुआ, फिर सीमांत को जीता। अब देखेंगे क्या होगा कि उधर सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो सिकंदर के सेनापति थे, उसके सेनापतियों में उसका साम्राज्य बंट गया। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग क्षत्रियों ने अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना अपना राज्य जो है अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग क्षत्रियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और जिसमें से सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य का शासक बना था सेल्यूकस, जिसने सीरिया को अपनी राजधानी बनाया था, सीरिया को राजधानी बनाया था। और जब सेल्यूकस की स्थिति मजबूत हो गई, तब उसने 305 अथवा 304 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर अभियान किया। वास्तव में पश्चिमोत्तर का क्षेत्र सिकंदर जीत चुका था, अब वो उसको सेल्यूकस अपने साम्राज्य का पार्ट मानेगा और अपना अधिकार स्पष्ट करने के लिए पश्चिमोत्तर पर अभियान किया। और सेल्यूकस के इस अभियान का उल्लेख केवल और केवल यप्पियानस, यूनानी विद्वान है, यप्पियानस ने किया है। यप्पियानस ने लिखा है कि सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध छेड़ा और अंत में दोनों में संधि हो गई। बस इतना लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके भारत के चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध छेड़ा और दोनों में संधि हो गई, दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। किसकी पुत्री किससे ब्याही गई ये चीज क्लियर नहीं। स्ट्रेबो लिखता है कि इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने एरियाना का प्रदेश
चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। एरियाना के अंतर्गत 4 प्रांत आते थे, एरियाना, अराकोसिया, जड्रोसिया, पेरीपेमिस दाई। एरियाना, अराकोसिया, जड्रोसिया, पेरीपेमिस दाई। तो एरियाना का मतलब है हेरात, अराकोसिया का मतलब है कंधार, जड्रोसिया का मतलब है बलूचिस्तान, और पेरीपेमिस दाई का मतलब है काबुल। तो यही एरियाना जो है के तहत एरियाना, पेरीपेमिस दाई अर्थात काबुल, अराकोसिया अर्थात कंधार, और यहाँ जड्रोसिया अर्थात बलूचिस्तान। तो ये 4 क्षेत्र जो हैं या 4 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिया। प्लूटार्क से पता चलता है, स्ट्रेबो लिख रहा है कि एरियाना का प्रदेश सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। जब संधि हुई तो संधि में सेल्यूकस ने एरियाना का प्रदेश दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में 500 हाथी सेल्यूकस को दिया। इसकी जानकारी प्लूटार्क से होती है। और इस तरह से मौर्यों की सीमा पश्चिमोत्तर में हिंदकुश पर्वत तक पहुंच गई। और इस तरह से भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसके लिए मुगल तरसते रहे और अंग्रेज कभी कभार ही वहां तक अपना अधिकार कर पाए। अब आगे देखेंगे कि संधि में शायद सेल्यूकस की पुत्री हेलेना या हेलन चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याही गई, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सेल्यूकस की पुत्री ही चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याही गई थी। हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य की कोई पुत्री सेल्यूकस से ब्याही गई। यह पियानस केवल इतना ही लिखा है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध छेड़ा, दोनों में संधि हो गई। अब किसकी पुत्री किससे ब्याही गई पता नहीं, लेकिन भारतीय पक्ष कहेगा, होता नहीं भारत का जो कल्चर है, इस कल्चर में कहा जाता है कि सब बारात पक्ष का बनने में तो सब तैयार रहते हैं, घरात पक्ष का बनने में थोड़ा सा इंफीरियरिटी महसूस करते। तो उसी संदर्भ में भारतीय कहेंगे कि सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याही गई थी। ये देखिए दहेज में 4 प्रांत सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को दे रहा। ये भी तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री सेल्यूकस से ब्याही गई थी। ये देखिए दहेज में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को दे रहा। लेकिन अपने यहाँ के इतिहास जनरली यही माना गया है कि सेल्यूकस की पुत्री हेलन या हेलना चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याही गई थी। और ऐतिहासिक काल का आप इसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कह सकते। एक विद्वान है टार्न, टार्न आगे लिखे बस इसी से अशोक पैदा हुआ था। मतलब अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हेलना ब्याही गई थी, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार से ब्याही गई थी। ऐसा नहीं कि लोगों को बड़ा नॉलेज बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सबके कहीं न कहीं तुच्छ मानसिकता होती। टार मतलब साम्राज्यवादी लेखक, और साम्राज्यवादी लेखक यह दिखाएंगे भारत में कुछ भी अच्छी या महान चीजें नहीं, ये सब यूरोपीय या विदेशी प्रभाव है जो कुछ। अब अशोक महान सम्राट हुआ तो टार्न यह दिखाना चाह रहे अशोक जो इतना महान हुआ इसलिए कि उसमें यूरोपीय रक्त का मिश्रण था। यही दिखाने के लिए टार्न करें बस जो अशोक है वो इसी से पैदा हुआ था। आगे देखेंगे कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, उस राज तरंगड़ी कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, उस राज तरंगड़ी से पता चलता है
कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, साथ ही उधर नेपाल की तराई में देवी पाटन बसाया था। अब जब ये नगर बसाएगा तो जाहिर उस क्षेत्र पे अशोक का अधिकार रहा होगा। और हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग के अलावा और किसी राज्य की विजय नहीं की। बिंदुसार के समय में कोई नई विजय नहीं हुई। इसका मतलब कश्मीर, नेपाल की तराई, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहे होंगे। साथ ही देखेंगे कि पश्चिम और दक्षिण भारत की विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये भी परोक्ष रूप में हमको परोक्ष साधनों से स्पष्ट हो जाता है। 150 ईस्वी का शक शासक रुद्रदामन का गिरनार क्षेत्र से प्राप्त जूनागढ़ अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपत या गवर्नर पुष्यगुप्त था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था और इसी पुष्यगुप्त ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मतलब पश्चिमी भारत पर भी इसका अधिकार था। उधर जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन वगैरह से भी पता चलता। अवंत मतलब मालवा का क्षेत्र जो है उज्जैनी का शासन मौर्यों के अधीन था। अब वही चीज फिर कहेंगे, अशोक ने कलिंग के अलावा कुछ जीता नहीं। बिंदुसार के समय में कोई नई विजय नहीं हुई। मतलब पश्चिमी भारत भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता रहा होगा। दक्षिण भारत के विजय की पुष्टि अशोक के दूसरे 13वें शिलालेखों से होती है। और देखेंगे अशोक के दूसरे 13वें शिलालेखों में दक्षिण में चोल, चेर, पांड, सतीपुत्र का उल्लेख है। इसमें से जो चोल, पांड, सतीपुत्र है और एक है केरल पुत्र। यही केरल पुत्र जो है चेर है। चोल, चेर, पांड, सतीपुत्र का उल्लेख है और कहा गया कि ये सीमावर्ती राज्य थे। सीमावर्ती राज्य थे। साथ ही जैन परंपरा में जैन ग्रंथ है अश्वघोष, भद्रबाहु चरित, कथा कोश, इनसे पता चलता है चंद्रगुप्त जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक गया था और कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना व्रत करके, संलेखना व्रत मतलब उपवास करके शरीर को कष्ट देकर आत्महत्या कर लेना, संलेखना व्रत करके शरीर का अंत किया था। और 14वीं सदी का मैसूर, कर्नाटक के मैसूर से एक लेख प्राप्त हुआ है और उस लेख में लिखा गया है कि शिकारपुर तालुके का प्रशासन मौर्यों के जिम्मे था। साथ ही संगम ग्रंथ है। संगम ग्रंथ जो आपके हैं, संगम ग्रंथों में अहनानूर, पुरनानूर दक्षिण पे मौर्यों के आक्रमण का उल्लेख करते पूछा जाता है। किस संगम ग्रंथ में दक्षिण पे मौर्यों के आक्रमण का उल्लेख? अहनानूर, पुरनानूर में है। तमिल कवियों में मामूल नार, कल्लिल, अंतिरयनार, परिगोर नार, इन सब ने भी मौर्यों की दक्षिण विजय का उल्लेख किया है और इससे किया है। उधर देखेंगे अशोक का सोपारा में, अशोक का सोपारा महाराष्ट्र में अभिलेख मिला और सब चीजें वही कहेंगे। अशोक ने कलिंग के अलावा कुछ जीता नहीं, बिंदुसार ने नई विजय नहीं की। मतलब ये सब चंद्रगुप्त मौर्य जीता। मतलब दक्षिण में कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट था। और इतना से
इसके अलावा देखेंगे बंगाल में महास्थान से भी एक मौर्यकालीन अभिलेख मिला है, और इन आधारों पे आप कह सकते हैं सुदूर पूरब और सुदूर दक्षिण प्लस कलिंग, सुदूर पूरब, सुदूर दक्षिण और कलिंग को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था, और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। इस पाटलिपुत्र का उल्लेख यूनानी स्रोतों में पालिबोत्रा या पालिबोथा या पालिबोथरा के नाम से हुआ है। बस एक चीज याद करिए, बाकी तो उच्चारण का अंतर होता है कि पाटलिपुत्र को यूनानियों ने पालिबोत्रा कहकर संबोधित किया। बस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही। किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें और फिर आगे चलें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहां पर इतना ही। कोई चीज कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लें, और बाकी अभी हम लोग केवल राजनीतिक इतिहास देख रहे हैं। मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन, ये लोग राजनीतिक इतिहास जब खत्म होगा तब आगे हम लोग देखें। आइए बिंदुसार को देख लेते हैं। बिंदुसार को देख लेते हैं और देखेंगे कि जो बिंदुसार है यही चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी बना, और लगभग 298-97 से 273 या 72 ईसा पूर्व तक शासन किया। जैन परंपरा में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया। यूनानी इसे अमित्र केटे कहते हैं, अमित्र केटे, और एक है डॉक्टर फ्लीट। ये अमित्र केटे का संस्कृत रूपांतरण अमित्र घात कहते हैं। यूनानियों ने कहा अमित्र केटे है। अमित्र केटे का अर्थ लिया गया अमित्र घात, अर्थात अमित्र खाद, अर्थात शत्रुओं को खा जाने वाला, अर्थात शत्रुओं को खा जाने वाला। जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन कहा गया है, पुराणों में भद्रसार कहा गया है, लेकिन वायु पुराण में वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंह सेन, पुराणों में भद्रसार, एक स्पेशल पुराण वायु पुराण में वारसार कहा गया। और इसके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ के द्वारा लिखा गया बौद्ध धर्म का इतिहास और जैन विद्वान हेमचंद सूर्य द्वारा लिखा गया प्रशिष्ट पर्वत है। इस तारानाथ और हेमचंद सूर्य से पता चलता है कि चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। इसके बाद राधा गुप्त प्रधानमंत्री बना, और यह राधा गुप्त अशोक के भी आरंभिक समय में प्रधानमंत्री के पद पर रहा। तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राज्यों को विजित करके बिंदुसार को पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के मध्य की समस्त भूमि का स्वामी बना दिया था। लेकिन जनरल कंसेप्ट क्या है? बिंदुसार ने कोई नया क्षेत्र नहीं जीता है। इसका मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये छोटे छोटे 16 राज्य रहे होंगे, विद्रोह कर दिए रहे होंगे, और चाणक्य ने उन विद्रोहों का दमन किया होगा। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, और दिव्यावदान से पता चलता है दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ।
और तक्षशिला के कुमार मतलब तक्षशिला के प्रांतपद, और राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर प्रांतपद बनता था तो उसे कुमार कहते थे। तो तक्षशिला के कुमार सुसीम के नियंत्रण से विद्रोह बाहर निकल गए और तब विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया और अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को शांत कर दिया। इसके बाद अशोक को ही तक्षशिला का प्रांतपद बना दिया। इसके अलावा अशोक ने स्वस विद्रोह का भी दमन किया और स्वस की पहचान नेपाल की तराई में स्थित खस से की जाती। खस अर्थात स्वस विद्रोह का भी दमन किया था। आगे देखेंगे कि इसके दरबार माने जो है बिंदुसार जो है, ये भी बिंदुसार जो है ये भी विदेशों से मधुर संबंध बनाए रखा। स्ट्रेबो से पता चलता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। पिलनी से पता चलता है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसस इसके दरबार में आए थे। तो सीरिया का डायमेकस, मिस्र का डायोनिसस, ये दो राजदूत इसके दरबार में आए थे। साथ ही जानेंगे कि बिंदुसार जिज्ञास प्रवृत्ति का भी था। सीरिया के एंटियोकस प्रथम से यूनानी दार्शनिक मीठी मदिरा, सूखे अंजीर या कहे सूखे मेवे भेजने के लिए कहा था। तो सोफिस्ट जो है वो यूनानी दार्शनिक है। तो उस समय जो दर्शन वहां चलन था उनको सोफिस्ट कहा जाता था। तो एक दार्शनिक है। तो यद्यपि दार्शनिक सोफिस्ट नहीं आएगा, बाकी मीठी मदिरा अंजीर ये सब आ जाए तो आए भले ना हो, लेकिन वो सोफिस्ट भेजने को कह रहा है, इसका मतलब वो जिज्ञास प्रवृत्ति का था। आगे देखेंगे बिंदुसार का परिवार भी बहुत बड़ा था। बिंदुसार का परिवार बहुत बड़ा था। अशोक अपने 5वें शिलालेख में कहता है कि उसका परिवार बहुत बड़ा है, उसके कई भाई और बहनें। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम मिलता है, एक सुसीम, एक विगत शोक। सुसीम अशोक से बड़ा था, विगत शोक अशोक से छोटा था। लेकिन श्रीलंकाई इतिवृत्तियां जब देखेंगे तो उसमें अशोक, उनमें जो है इन्हीं दोनों को क्रमशः सुसीम और तिस्य कहा गया है। सुसीम और तिस्य कहा गया है। मतलब जो विगत शोक है वही तिस्य है, विगत शोक ही तिस्य है। और इस तरह से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, 2 मौर्य शासकों के समय के राजनीतिक जीवन या कहे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का राजनीतिक इतिहास हम लोग देख लिए। आगे कल हम लोग देखेंगे अशोक कालीन राजनीतिक इतिहास, और अपनी दृष्टि से हम जो भी परीक्षा में संभव है आने वाले सब बता दिए। एक पॉइंट छूटा, आप लोग टोके भी नहीं, कि सेल्युकस और सिकंदर में जो संधि हुई थी, उस संधि के उपरांत सेल्युकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा था या भेजा था। तो जो मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखा है वो इसी सेल्युकस का राजदूत था। दूसरे ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के पहले मेगस्थनीज अराकोसिया मतलब कंधार के यूनानी दरबार में था। तो ये भी ध्यान रहे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के पहले ये किस दरबार में था? अराकोसिया में था। और बस आज इतनी चीजें आप देखते रहिए। कल हम लोग देखेंगे
मौर्य सम्राट अशोक को। तब तक के लिए नमस्कार।